गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार फिर से अपनी सक्सेस स्टोरी गया हूँ। आज हमारे साथ फूलचंद जी यादव है। उनसे जानेंगे पूरी जर्नी सफलता की कहानी, किस प्रकार उन्होंने मेहनत की, किस प्रकार उस CSF में उनकी जॉब लगी। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन में। स्वागत है सर आपका। तो सर आप सबसे पहले आपका जो शुरुआती परिचय है वो हमारे दर्शकों को एक बार बता दीजिए। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम फूलचंद यादव है। जैसे कि इन्होंने बताया, मैं अभी आपके यहाँ तमू से ही बिलोंग करता हूँ। मेरा हाड़ौता गांव है, पास में ही है, देखा होगा। तो मेरी जर्नी तो यही थी कि शुरुआत में जैसे मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, थोड़ी फिर कॉलेज ख़त्म किया। कालाडेरा शहरिया कॉलेज से मैंने BCom M.Com किया है। फिर जैसे जैसे कंपटीशन के बारे में पता चलता गया। मतलब पहले मैंने CA की कर रहा था कोचिंग। फिर क्या कि बीच में उसको ड्रॉप कर दिया IPCC में जाके। फिर 1-2 साल ऐसे इलेक्शन में लग गए। मैंने कालडर कॉलेज से इलेक्शन भी लड़ा था, 2016 की बात है। फिर उसके बाद फिर वापस कि हाँ, घर वालों का भी थोड़ा ऐसे हो गया था कि जॉब लगनी है। तो फिर धीरे धीरे वापस स्टार्ट की पढ़ाई। फिर ऐसे करते गए जयपुर भी गए, थोड़ा अपने यहाँ चौमू से भी कोचिंग गए यूनिट में से। और फिर कुछ वैकेंसी में पॉइंटों में मेरे रहते गए। फिर धीरे धीरे फाइनल जाके आप ये CISF मिली। हाँ, तो सर आप ये बताइए कि जैसे 10वीं और 12वीं में आपके कितने परसेंटेज बने थे? 10वीं में सर मेरे गवर्नमेंट स्कूल में था मैं। 10वीं में मेरे फिक्स 60 थे। 60 बने थे। हाँ। और 12वीं में कितने बने थे? 12वीं में 66.7। 66.7 बने थे। और 11th में आपने कौन सा सब्जेक्ट चुना था आपने? कॉमर्स थी सर मेरे पास। तो आर्ट्स भी थी, साइंस भी थी, फिर आपने कॉमर्स किस प्रकार चुनी? वो एक्चुअल में ऐसा था कि सब लोग जा रहे थे साइंस की तरफ ना। हाँ। और फिर कुछ लोग थे जो आर्ट्स ले रहे थे। हमने कुछ अलग हटके करते हैं। हाँ, अलग हटके करते हैं। शुरू में नॉलेज तो होता नहीं है। अब 10th पास करने वाले बच्चों को क्या ही पता होता है कि सब्जेक्ट क्या क्या होता है। लेना। हाँ। तो फिर वो ऐसे ही मतलब मजे में ले लिए थे, कॉमर्स ले लेते हैं। फिर उसके बाद में जैसे पता चला कि हाँ, कॉमर्स में क्या कर सकते हैं, CA कर सकते हैं। फिर CPT का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। अपने यहाँ चौमू में यूनिक क्लासेज ही करवाते थे पहले, तो वहाँ से क्वालिफाई हो गया था CPT। फिर जयपुर चले गए, IPCC की तैयारी की। फिर 1-2 साल किया। फिर थोड़ा नहीं हुआ पॉइंटों में, कुछ एक आध नंबर से रह रहे थे। फिर छोड़ जान के आ गए वापस से आपने तो सर कॉलेज के बाद जैसे आप बता रहे हो आपने तैयारी स्टार्ट की थी, आपने कॉलेज का इलेक्शन का भी चुनाव लड़ा था। हाँ। तो उसके बाद की जर्नी बताइए कि आप कब कैसे पढ़ाई के रुझान में आए, कैसे आपकी डीपली स्टडी करना स्टार्ट किया, वो उसके बारे में बताइए कुछ। वो ऐसा होता है ना कि धीरे धीरे एज भी बढ़ती जा रही थी। फिर हाँ। वो कि रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है ना इंसान हाँ, को। हाँ। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि हाँ यार, अब तो कुछ करना है, जॉब लगनी है। तो पहले तो क्या था कि पहले CGL की तैयारी कर रहे थे। तो फिर ये था कि हाँ, जॉब लेनी है तो अच्छी लेनी है। फिर ये कोरोना वगैरह आ गया बीच में 2 साल। तो फिर ना तो कोई वैकेंसी ठीक से हो पा रही थी, ना कुछ और। तो फिर ऐसे वो एज तो बढ़ती जा रही थी, टाइम जा रहा था, लेकिन अपने को कुछ भी हासिल हो नहीं रहा था। कुछ वैकेंसी में कितने पॉइंट होते, कुछ में कैसे रह रहे थे। फिर ये हुआ कि हाँ यार, कुछ भी मिले, एक बार जॉब तो लगनी है, फिर बाद में देखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो फिर मैंने GD का फॉर्म फिल किया। अभी लास्ट वैकेंसी आई थी, मैंने फर्स्ट बार ही किया था, क्योंकि मैं पहले कर रही नहीं था इसलिए। फिर जैसे किया, फिर मैं एग्ज़ाम वगैरह दे के आया। मेरे को ये भी पता नहीं था इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है रियल में। मैंने SSF ये तो पोस्ट होती है इसमें, मैंने भरी नहीं थी। मैंने फर्स्ट नंबर पे ही ये CISF भरी थी, क्योंकि मेरे को इसका थोड़ा बहुत सुना था कि अच्छी पोस्ट होती है। फिर एग्ज़ाम दे के आया। फिर आंसर की वगैरह ये कोचिंग वालों ने आंसर की निकाल के मेरे को बताया कि है ना, तेरे इतने नंबर बैठ रहे हैं, तो फिजिकल की तैयारी कर ले। तो फिर मैंने अपने यहाँ ग्राउंड है, यहाँ मतलब अनुमान के रास्ते में, वहाँ से फिजिकल किया। फरवरी में इसका रिजल्ट आया था लगभग। और मैं मतलब फिजिकल करते गए 2-3 महीने, 5 किलोमीटर की दौड़ दी। तो फिर मई में इसका फिजिकल हो गया। तो फिजिकल देने के बाद थोड़ा सा ऐसे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, लग सकते हैं। हाँ, अपन लग सकते हैं। और कट ऑफ भी इसकी 117 से कुछ थी, और नंबर 145 थे। तो मैंने कहा हाँ, अब तो थोड़ा सिक्योर रहा। हाँ, सिक्योर सा हो गया था। फिर मेडिकल था, तो मेडिकल में तो फिर पता था कि कुछ है ही नहीं प्रॉब्लम, तो नो टेंशन हो गया। ऐसे आपने तैयारी की। सर आप ये बताइए, जैसे आपने जब GD की इसकी लिखित एग्जाम की आपने थोड़ी बहुत तैयारी की होगी। हाँ, तो उसके बारे में बताइए, कैसे आपने तैयारी की, कितने घंटे आप पढ़े, कौन कौन सी बुक्स का इस्तेमाल किया, उसके बारे में कुछ बताइए। सर बुक्स तो ऐसा है कि अगर आपको जैसे अलग अलग सब्जेक्ट हो गए, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। अब इसमें तो हिंदी थी, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, GK, करंट अफेयर वगैरह है। तो करंट अफेयर्स तो देखो, अभी आजकल बहुत से चैनल हो गए, मतलब आपको अच्छा मैटर दे देंगे। आपको बुक्स वुक्स लाने की जरूरत नहीं है। आप उनसे भी अगर डेली 1 घंटा करंट अफेयर पढ़ लोगे ना 1-1.5 साल, तो आपका अच्छा मोटा मोटा कवर हो जाएगा। उनसे आपका एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी जो मैथ वगैरह है, ये तो अपने यूनिक में ये एक बुक चला रखी है इन्होंने, जो मतलब क्वेश्चन वगैरह से। तो हमारे क्या, तो पहले बेस
ठीक था। फिर अब प्रैक्टिस करने के लिए हमने वो ट्यूशन वाली यूनिट क्लासेस से वो बुक ले ली। फिर उसमें से ट्यूशन की मैथ की प्रैक्टिस कर लिए, रीजनिंग वगैरह उस इन्होंने रीजनिंग की बुक दे दी, वो भी कर लिए। और हिंदी का तो ये था कि हिंदी तो जैसे कोई भी गाइड वगैरह लिया हो छोटे मोटे, और प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह लिए, उनसे हिंदी तो लगभग कवर हो कहा जाता है कि RS अग्रवाल की आती है, हाँ। अग्रवाल की, वो बेस्ट आती है हिंदी की, सबके लिए आप काम में ले सकते हो। उनकी राघव प्रकाश भी आती राघव है, प्रकाश वाली है, हाँ अच्छी बुक आती है उनमें, अच्छा मैटर दे रहा है। अच्छा मैटर। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे ना उतना ही फायदा होगा। टेस्ट सीरीज मैन है इसमें, टेस्ट सीरीज, हाँ अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे और आप रेगुलरली अगर एक दो टेस्ट देते जा रहे हो ना डेली, तो फिर आप उससे क्या है कि आपको पता भी चलता है कि आपकी कितनी क्या सिलेबस कवर हो रहा है, और धीरे धीरे आपको पता है कि आपका इतना स्कोर है और यहाँ तक अपने को पहुँचना है, इतना अपना टारगेट है, वहाँ तक अपने को पहुँचना है, अपन ये आज तो उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। ने बताया कि जो टेस्ट सीरीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। टेस्ट आप लगातार देते रहोगे तो आपको पता चलता रहेगा कि आप कहाँ का स्कोर क्या है, कितना अचीव करना है। तो ये जो कैलकुलेशन है, एनालिसिस है, ये आपके बीच में चलता रहता है। दूसरा हमने सुना है कि आप स्पोर्ट्स वगैरह में भी काफ़ी रुचि रखते हैं, तो ऐसे कौन कौन से खेल है उसमें बताइए कि आपने इसमें मेडल जीते हो और उसकी प्रैक्टिस कहाँ से की, ये सब कैसे हुआ? मैं वही जयपुर रहता था ना, तो वहाँ एक अकेडमी थी हमने, तो ऐसे शुरू में ऐसे था कि हाँ थोड़ा फिजिकली भी एक्टिव रहे थे, ऐसे मैंने मजे में कराटे की अकेडमी ज्वाइन कर दी। फिर मैं 3-4 साल रेगुलर रहा हूँ उसमें, तो मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ, मार्शल आर्ट में। और फिर वहीं मैंने कोचिंग में ही थोड़ा बहुत सिखाने भी लग गए थे फिर ब्लैक बेल्ट होने के बाद। तो फिर मैं जैसे कंपटीशन वगैरह भी दिए थे अपने, इसमें ग्रैपलिंग में नेशनल मेडल है मेरे, फिर ग्रैपलिंग में आगे गए तो फिर है ना ग्रैपलिंग में नेशनल रेफरी का सर्टिफिकेट भी है मेरे पास। थाई बॉक्सिंग एक नया गेम आया था, उसमें भी मेरे नेशनल मेडल है, और उसमें भी मेरे ग्रैपलिंग का नेशनल सर्टिफिकेट, रेफरी का सर्टिफिकेट है। तो मतलब वो भी एक ऐसा था। मैंने फिर कोचिंग कॉलेज में मेरे क्या है कि वो पहले तो मैंने ध्यान दिया नहीं था स्पोर्ट्स में, कॉलेज वगैरह मेरी पूरी हो गई थी तो मैं यूनिवर्सिटी से खेल नहीं पाया, तो मैंने सोचा कि यार ये अपना एक वो हो गया हॉबी एक तरीके से हो गई, एडिशनल चीज़ हो गई। हाँ तो फिर मैंने सोचा यार इसको एक बार साइड रखते हैं। वो मेरे साथ में चलता था, मैं तैयारी करता था, और एक मैंने स्कूल ज्वाइन कर रखी थी पास में, तो वहाँ मैं 1-1.5 घंटा जाता था बच्चों को सिखाने। तो उससे क्या कि मेरा खर्चा वर्चा भी निकल जाता था फोन से, हाँ, और फिर फिजिकली एक्टिव भी रहते थे तो माइंड फ्रेश रहता है। सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि आर्थिक जो समस्या है वो सबकी रहती है, तो उन्होंने उससे खेल से वो भी जुटाई और साथ में अपनी स्टडी भी प्लान की, और आज के आपके सामने बन के आए हैं। तो सर आप ये बताइए कि जैसे आपका परिवार है, तो जब से आप तैयारी कर रहे थे और जब जॉब लगी तब तक परिवार का सपोर्ट कैसा रहा आपका? परिवार का तो देखो फुल सपोर्ट रहा है शुरू से ही। जब से मैंने मतलब 10th के बाद में कोई प्रेशर नहीं था कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्या घर वालों को सपोर्ट है कि जो तेरे आए ना, जो तेरे समझ में आए तू कर, लेकिन तेरे को कुछ करना है, ऐसे भी नहीं कि हाँ घूमता फिर रहा है। और बाकी जैसे कंपटीशन में आए तो घर वालों का ऐसा कोई प्रेशर था नहीं कि हाँ यही है तेरे से नहीं हो रहा तो आ जा छोड़ छाड़ के, जैसा घर वाले हमेशा मेरे सपोर्ट में रहे हैं। मैं एक ही हूँ ऐसे भाई, तो 3 सिस्टर है मेरे। तो बड़े वाली दीदी डॉक्टरेट है, वो PhD की उन्होंने केमिस्ट्री में, तो उनका भी अच्छा गाइडेंस था और घर वालों का सपोर्ट था। छोटी वाली सिस्टर का एक MBBS में और हो गया, अभी वो झालावाड़ से कर रहे हैं, और एक RS की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे अच्छा बैकग्राउंड था घर वालों को, तो कोई वो नहीं था, लेकिन ये था कि हाँ जॉब तो लगना ही है, जॉब लगे बिना तेरे को नहीं आना घर को, यही था घर वाले का मोटिव था आपका, आपकी लगन लगी थी आपको कि जॉब लगना है, मुझे कुछ करना है, जॉब तो लगना ही है, कुछ भी हो जाएगा। और उस दिन की स्टोरी बताइए, उस दिन की पूरी कहानी बताइए, जब आपका नंबर आया, किसने आपको कॉल किया कि आपका पूरा अंतिम सिलेक्शन हो चुका है, आपकी जॉब लग चुकी है, आपके परिवार में माहौल कैसा था, आप कितने खुश थे? मतलब मैं सच बताऊँ ना, मैं उस दिन अभी 20 तारीख को रिजल्ट आया था, तो मैं 19 तारीख को दिल्ली गया हुआ था, मैं मेरे किसी फ्रेंड के साथ गया हुआ था। तो वहाँ पे नाइट में हम लेट हो गए थे, तो फिर मैं सुबह सो ही रहा था। लगभग इसका रिजल्ट आ गया सुबह, मेरे को पता नहीं एक्चुअल टाइम का था, मैं 9 बजे तक सो रहा था उस दिन। देखो अब ना, मेरे पास 8 बजे से फ़ोन आ रहा था कि मेरे फ्रेंड का, मेरे बुआ के लड़का का, इसका। फिर मैं सोचा मैं 8 बजे फ़ोन से ही मैं उठाऊँ, तो फ़ोन बज रहा था, तो मैं फिर 8 साढ़े 8 बजे लगभग उठा था। तो फिर मैं सोचा यार उनका फ़ोन आया कि तेरा रिजल्ट आ गया, ऐसे ऐसे तेरा लिस्ट में नाम आ गया। तो मैं सोचा हाँ ठीक है, मैं फिर मुँह धोया, फिर मैंने चेक किया लिस्ट, और वो साइट क्रैश कर गई, साइट का भी तो हाँ, तो फिर उसमें मेरे को 5-10 मिनट मिला ही नहीं रिजल्ट। फिर वो और फ़ोन आ रहे थे, उन्होंने बोला तू क्यों चेक कर रहा है, तेरे तो नंबर ज़्यादा है। उन्होंने कट ऑफ बता दी मेरे को, 130 कट ऑफ, मेरे 145 थे। बोले तेरे को तो मिल गई तेरी फर्स्ट चॉइस। तो फिर मैंने सोचा एक बार देख तो लेना यार, वो होता ना अंदर से, जब तक अपन देखेंगे नहीं तब तक। तो फिर मैं लगा रहा, मैंने सबको बोल दिया ना रिजल्ट निकालो मेरा। फिर वो कहीं से PDF डाउनलोड दी, तो उन्होंने मेरे को भेजी, फिर उन्होंने सर्च किया कि हाँ
फिर उसमें फाइनल वो लिस्ट में जब नाम आया ना तब थोड़ा तब जाके वाकई लगा। हाँ फिर वो ऐसा हुआ कि हाँ बस। फिर घर पे फ़ोन किया मैंने, पापा को मम्मी को सबको बताया। तो फिर मैं जयपुर था उस दिन। फिर घर वाले बोले कि तू घर तो आ जाए एक बार। तो फिर घर आने में फिर वो दोस्त वगैरह मिल जाते हैं। फिर शाम को घर पहुंचा था 8-9 बजे। तब तो घर वाले वेट ही कर रहे थे कि कब आए तो घर पे। ऐसा बहुत बढ़िया। सर आप ये बताइए कि ये आपकी कोई ड्रीम जॉब थी या आगे भी का आपका कोई प्लान है, लक्ष्य है, क्या टारगेट आपका आगे का फ्यूचर का? सर टारगेट तो है कुछ बड़ा ही करने का है। ड्रीम जॉब तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अपन इसकी जॉब की कुछ नहीं, इज्जत करनी चाहिए हर चीज़ को। मैं तो बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ कि जॉब तो मिली फाइनली गवर्नमेंट। आगे बढ़ने का है, अगर भगवान ने चाह और अगर समय साथ दिया तो बहुत आगे तक जाना है, अब इसमें रुकना नहीं है। सर ने बताया कि ये इनकी ड्रीम जॉब नहीं है, इनको बहुत आगे तक जाने का लक्ष्य बड़ा है और ये उसको अचीव जरूर करेंगे। सर लास्ट में ये बताइए कि जो भी युवा तैयारी कर रहे हैं प्रतिभागी, जो मान लो उसको CISF में है और किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहें, कैसे अपनी तैयारी प्लान करें, किस प्रकार नोट्स बनाएं, टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट क्या है, उसके बारे में बताइए। हाँ तो मैं तो यही कहूँ, मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी करो, एक तो प्रॉपर आप अब किसी भी चीज़ को फॉलो करो ना, प्रॉपर उसी को करो। क्या होता है कि मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि 10 दिन उस कोचिंग में गए, 20 दिन उस कोचिंग में, फिर कोई नई चीज़ आ गई मार्केट में वो ले लिए, नई कोचिंग का ऐड आ गया, नया ऑफर आ गया, वहाँ से चले गए। ऐसा मत करो, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि मैं तो 4-5 साल में ये देखूँ 90% मैटर सेम होता है। आप किसी भी कोचिंग में चले जाओ, किसी भी उसकी गाइड ले आओ, सेम होता है। तो आप एक ही चीज़ को अगर 10 बार पढ़ोगे ना, बजाय आप 10 चीज़ों को अलग अलग पढ़े, एक चीज़ को अगर आपने 10 बार पढ़ लिया ना, तो आप उसमें कॉन्फिडेंस आएगा आपको, और क्वेश्चन लगभग वहीं से आते हैं। फिर आप है ना एक वो टेस्ट सीरीज किसी की भी ज्वाइन कर लो, कोई ज़रूरी नहीं है, मिस्टेक सब में होती हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपरली एक को फॉलो करते जाओगे धीरे धीरे आपको क्या कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो वो कॉन्फिडेंस एक ही चीज़ को फॉलो करने में आता है। आप चाहे किसी भी कोचिंग में या किसी भी गाइड में कुछ भी करो। और जैसे अपने आसपास की बात करूँ, अपने चौमू क्षेत्र की बात करूँ, तो अपने यूनिक क्लासेज हैं, तो अच्छी खासी वो है कि ऐसा कुछ नहीं है किसी में इन्होंने भी ये चीज़ नोटिस की है कि हाँ प्रैक्टिस करने का कुछ नहीं है। तो इन्होंने कुछ नया सिस्टम निकाला है, जैसे ये खुद की एक बुक देते हैं, उसमें क्वेश्चनों की होती है वो बुक, तो चैप्टर पढ़ाते हैं, उसमें स्पेस छोड़ते हैं। तो उसमें क्या कि वो बच्चा वहीं से ही लिखेगा, क्वेश्चन को सॉल्यूशन भी वहीं लिखेगा, तो उसको कुछ भी मार्केट से लाने की जरूरत नहीं है। और उसको क्वेश्चन का भी पता चल गया कि कौन से लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसका हर वो सिलेबस भी कवर हो रहा है इसमें, क्योंकि चैप्टर वाइज दे रखे हैं वो। तो ऐसे अच्छी है। और टेस्ट सीरीज संडे की संडे टेस्ट लगता है और तुरंत रिजल्ट वगैरह डालते हैं, तो उससे क्या है कि अपना पता रहता है जैसे 100-200 बच्चों में अपनी रैंक क्या आ रही है, अपन किस लेवल पे हैं, कितने नंबर अपने आ रहे हैं। तो उस हिसाब से मैं बताता हूँ कि यहाँ की तो आसपास में देख लेना एक बार कि यूनिक क्लासेज अपनी बेस्ट कोचिंग मानता हूँ। देखो सर ने बताया यूनिक क्लासेज आप आज ही ज्वाइन करें, ये बहुत अच्छी कोचिंग बता रहे हैं इन्होंने कि इनके हर जो चैप्टर है उसके नीचे भी इनके महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो भी दे रखे हैं, जिसकी प्रैक्टिस आप वहीं कर सकते हो, अदर से आपको कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा। और सर लास्ट में कोई एक आपको कोई मोटिवेशन लाइन याद आ रही हो, कोई सुविचार तो दर्शकों को बताना चाहते हो, कोई बता सकते तो ये है कि अपने डेडिकेशन के साथ फैमिली की जो अपनी कंडीशन है ना, उसको एक बार ध्यान दे लो। अपने माता पिता की जो स्थिति थी अपने, अब जो आपके पिताजी जो आपके लिए कर रहे हैं ना, अगर आप उसको देख लोगे ना, उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा मोटिवेशन सर ने बताया कि आप अपने अगर पापा एक मम्मी अपने घर की स्थिति देख लीजिए, आप सबसे बड़ा मोटिवेशन वही है। कोई सुविचार कोई नहीं बनाया, बस वो आप स्थिति देख लेंगे तो आप अपने अंदर आपके अंदर अलग जग जाएगी और आप फिर तैयारी करने लग जाएंगे। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि जैसे टाइम पास कर रहे हैं ना, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि एक बार अपने आप को देखो कि आप किसी स्थिति में हो। अगर आपकी फैमिली अच्छी है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं। आप टाइम वेस्ट करने आओ, आप टाइम पास कर रहे हो, मजे करो। लेकिन अगर आपकी फैमिली है कि जैसे पापा 10,000 कमा रहे हैं, 5,000 आपको दे रहे हैं, 5,000 में घर चल रहे हैं, और फिर अगर आप टाइम पास कर रहे हो ना, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, खुद के लिए भी कर रहे हो और घर वालों के लिए भी कर रहे हो। तो एक बार उस स्थिति को देख के ही इंसान को चलना चाहिए। और सर को मैं धन्यवाद दूंगा कि सर अपने चैनल में आए, अपने को समय दिया, और सर के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन की तरफ से सर को एक उपहार, छोटी सी भेंट। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इस काबिल समझा कि हमारा भी एक कोई इंटरव्यू वगैरह होना चाहिए। नॉर्मली ऐसे क्या कि छोटी बड़ी वैकेंसी को कोई लेता नहीं है, बड़ी वैकेंसी को सब भागना है। पर अच्छा प्रयास है। इससे क्या है कि अपने लोकल क्षेत्र में, जैसे आपको क्या है लोकल लोग जानते हैं, फॉलो करते हैं, तो उनको क्या है रियलिटी पता चलेगा। नॉर्मली क्या होता है इंटरव्यू में, वो पहले से फिक्स होता है क्या क्या बोलना क्या क्या नहीं बोलना, तो वो उस तरह का अपना है नहीं। अपनी तो जो रियलिटी है वो है, वही दिखाओ। इस तरीके से आगे करते जाओगे तो मैं तो मेरी भी आपको शुभकामनाएं है। आप भी बहुत आगे जाओ, बहुत तरक्की करो।
और अंत में अपने चैनल सबको हार्दिक बधाई। और लास्ट में ये कहूँगा, यदि अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब पे जाइए, सबसे बड़ा मोटिव सर्च कीजिए, लाइक कीजिए। इससे क्या होगा, जो मेरी आने वाली वीडियोज़ है वो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। जय हिंद।